डरा हुआ राजा ही दो तरह के काम करता है, या तो वो गाली गलौज और बदतमीजी पर आ जाता है, या तो वो खुल्लम खुल्ला धर्म का खेल खेलना शुरू करता है डरा हुआ। और ये डर राजा के अंदर नजर आ रहा है, दोनों ही डर नजर आ रहा है। कल तक राजा हिंदू मुसलमान खुलकर करने लगा है और आज बदतमीजी भी करने लगा है। दोस्तों, जिस राजा की हम बात कर रहे हैं वो जैसा भी था, लेकिन उसकी जबान ऐसी न थी। राजा के अंदर ऐसी बौखलाहट क्यों हो रही है कि अब वो विपक्ष की नेताओं, विपक्ष की पार्टियों से अब तू तड़ाक और बदतमीजी पर उतर आया है। हजरत मोहतरम सोनिया गांधी को निशाना बनाते हुए, जिसने अपने पति को इस देश पर कुर्बान किया, जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस देश को दे दी, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया इस वतन के लिए, जिसने अपने बच्चों को देश के नाम कर दिया, जिनके बच्चे आज इनकी गालियां आईटी सेल की खाकर भी 24 घंटे देश की सेवा के लिए हैं, जिनका बाप दादा परदादा भारत मां के लिए कुर्बान हुआ, आज वो राजा बन गया जिसका इस देश में, जिसके बाप दादाओं का इस देश में 1 इंच भी कोई रोल न था। रोल था इनके बाप दादाओं का तो माफी वीरों में था, अंग्रेजों की गुलामियों में था। जब भारत के वीर क्रांतिकारी होने का काम करते थे, क्रांतिकारी काम करते थे, तो उनकी मुखबिरी इनके बाप दादा अंग्रेजों से किया करते थे। ताम झाम टीम टूम करके आज ये राजा बन गए और इतिहास के पन्नों से जुमलों और अपने बाप दादाओं के काले करतूतों को मिटाकर अपने आप को शेर समझने लग गए। आज तू तड़ाक पर उतर आए हैं और मुझे तो अब डर लगता है राजा किसी दिन रात को 8 बजे आके माँ बहन की गालियां ना विपक्ष को बकने लगे, क्योंकि यही तो रह गया है। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को जेल में सड़ा दिया है, जिनसे डर था उनको जेल में मरवा दिया है, और अब हाल ये हो गया है कि सोनिया गांधी के बारे में तू तड़ाक पर उतर आया है राजा। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी, और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई, और हुआ भी यही। अब बताइए क्या रह गया? ये हमारे देश के राजा साहब हैं, कल तक इनकी ऐसी जबान न थी, अब हार नजर आ रही है। क्या नजर आ रहा है हमको नहीं मालूम, लेकिन इसके अलावा आपकी स्क्रीन पर ये देख लीजिए, तमाम नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में आ चुकी है ये बात कि मोदी जी ने कहा कि अगर कांग्रेस जीत गई तो कांग्रेस का इरादा ये है कि आपका हक छीन कर वो जिहादियों को दे देगा। जो कांग्रेस की पार्टी है, कांग्रेस संविधान बदलना चाहती है, दलित और ओबीसी कोटा छीनना चाहती है, जिहादी वोट बैंक को आरक्षण देना चाहती है। ये पीएम मोदी, बताइए कितनी शर्मनाक बात है, कितनी बेशर्मी पर हमारे देश के प्रधानमंत्री उतर आए हैं कि अब मुसलमान को, मुसलमान तक नहीं, तमाम मुसलमानों को, लगभग 200 मिलियन मुसलमानों को ये सीधा जिहादी कह रहे हैं, आतंकी कह रहे हैं। ये भारत का प्रधानमंत्री है भाई। इतनी बौखलाहट मोदी जी क्यों आपके अंदर? बेसब्रे हो गए आप तो भैया। आज सच में गुजरात वाला मोदी क्या था, आज दुनिया को नजर आ गया। दोस्तों, मोदी जी का ये इस्लामोफोबिया वाला चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ गया। अल जजीरा तक ने कोट कर दिया। ये देखिए, अल जजीरा की रिपोर्ट है भाई साहब। अल जजीरा ने कह दिया कि अब पूरे मुसलमानों को वोट जिहाद और जिहादी कहकर मोदी बुला रहे हैं। अगला क्या, व्हाट नेक्स्ट? अल जजीरा कह रहा है भाई साहब, इससे ज्यादा और क्या करेंगे ये प्रधानमंत्री मोदी? भारत का प्रधानमंत्री मुसलमानों को जिहादी कह रहा है। अब अगला क्या होगा?
इसी रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, और बार बार इस बात को कई सारी संस्थाएं कह चुकी हैं कि इस्लामोफोबिक ये बीजेपी है और मुस्लिम विरोधी बीजेपी है। अब भारत का प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला मुसलमानों को जिहादी कह रहा है। अब क्या रह गया? जो बीजेपी का प्रमोशन कर रहे हैं मोदी जी, वो बीजेपी पूरी तरह से फटी उजड़ी हुई है। जिसके कपड़े में छेद हो वो साफ कपड़ों की बात कर रहा है। आप समझने की कोशिश कीजिए, ये रिपोर्ट देख लीजिए। बीजेपी की नेता की बेटी, विधायक की बेटी घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुई है। मध्य प्रदेश का मामला है। अमानगंज नगर परिषद की अध्यक्ष सारिका खटीक रिश्वत लेते गिरफ्तार। सारिका खटीक बीजेपी विधायक उमा देवी खटीक की बेटी है। सारिका को 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए लोक आयुक्त पुलिस सागर ने गिरफ्तार किया है। जनप्रतिनिधि के पकड़े जाने का यह पहला मामला सामने आया है। बीजेपी के नेता हैं भाई, और अगर कोई बीजेपी से जुड़ा हुआ है तो आप ये मामला अक्सर देखते होंगे। जिसका ताल्लुक बीजेपी से होता है वो जनता से लूटपाट करता है, डराता है, धमकाता है, बिल्डोजर की धमकी देता है, यहाँ चैनी खैनी रख के अपने आप को बादशाह समझता है। ये बात हकीकत है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल, जिनका नाम बोस है, ताल्लुक बीजेपी से है। एबीपी की रिपोर्ट है। महिला ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनके साथ इन्होंने छेड़खानी की है। अब बीजेपी के नेताओं के अंदर और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अंदर ये और नशा है कि अगर हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं तो हम किसी लड़की का बलात्कार थोड़ी ना कर सकते हैं। उसके जिस्म को छूना, उसके जिस्म को नोचना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो गया भाई। अरे हमारे प्रधानमंत्री तो बिल्किस बानो के बलात्कारियों के समर्थक हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहाई दिलवाने वाले हैं। गुजरात में माँ के पेट को चीरकर अनजन्मे बच्चों को निकालकर उस बच्चे को तलवार की नोक पर गलियों में घुमाने वाले के समर्थक हैं हमारे मोदी जी। तो हम तो प्रधानमंत्री मोदी के फैन हैं और नेता हैं, कार्यकर्ता हैं। हम तो किसी भी महिला का बलात्कार कर सकते हैं। कितनी आसानी से 2 से 2,500 महिलाओं के साथ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर बलात्कार करके बीजेपी का नेता प्रज्वल रेवन्ना यूरोप में मजे कर रहा है। और उसी के लिए हफ्ता 15-20 दिन पहले मोदी जी ने ऊपर से नीचे तक का जोर लगाकर प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगा था। लेकिन प्रधानमंत्री को कहीं से कहीं तक शर्म ही नहीं आ रही है। हालात देश के खतरनाक और घटिया हो चुके हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं, गृह मंत्री भी हिंदू मुसलमान अब खुल के कर रहे हैं। जुमला हिंदी का इस्तेमाल करने के बजाय उर्दू का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस पर भी ध्यान दीजिएगा। खेमा खेमा, खेमा इनके अब्बा का है। खेमा जुमला कहाँ से लाए हो? अगर है गूदा तो इस्तेमाल करो हिंदी जुमला। 2 खेमे हैं दोस्तों, एक खेमा उसका है। तो आगे की स्पीच छोड़ो, यहाँ पर जुमला पकड़ लो इनका कि भाई साहब ये खेमा जो बोल रहे हो ये कौन से उर्दू बाप से सीख के आए हो भाई साहब। अब सुनिए, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री भी कह रहे हैं कि एक खेमा हमारा है जिसने राम मंदिर बनाया है, राम जी को लेके आए हैं। हाँ, इन्होंने ही राम को बनाया, जैसे राम जी ने इनको नहीं बनाया है, इन्होंने राम को बनाया है। ऐसा यह माहौल बना रहे हैं। और सामने बैठे हिंदुओं को शर्म भी नहीं आ रही है कि अगला इंसान भगवान श्री राम के नाम पर अब ये वोट मांग रहे हैं। और दूसरी तरफ कह रहे हैं, एक तरफ जो है जिहाद वाले हैं, मतलब एक तरफ हम हैं, एक तरफ जिहाद है। यानी कांग्रेस और दूसरी पार्टियों वो सब जिहादी हैं। अंधेर नगरी, चौपट राजा और चौपट राजा के नेता देखिए। परंतु भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 2 खेमे पड़े हुए हैं। एक खेमा राम मंदिर के विरोध करने वाले का है और दूसरा खेमा मोदी जी का, एनडीए का राम मंदिर बनाने वाला है। भाई बताओ सांगली वालों, किसके साथ रहोगे? बताओ जरा भाइयों बहनों। एक बाजू वोट फॉर जिहाद करने वाले लोग हैं,
दूसरी बाजू वोट फॉर विकास करने वाले लोग हैं। एक और अपने परिवार का कल्याण, बेटा बेटी का कल्याण करने वाले लोग हैं, और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में देश का कल्याण करने वाले लोग हैं। एक और राहुल बाबा की चाइनीज गारंटी है, और दूसरी ओर मोदी जी की भारतीय गारंटी है। भाइयों, भारतीय गारंटी है। ये चुनाव ये दो खेमों के बीच में होना है। सिर्फ यही नहीं मेरे दोस्तों, उधर उत्तर प्रदेश के बाबा साहब जो हैं, बाबा जी, वो अलग लेवल पर हैं। वो भी जिहाद जिहाद जैसे लग रहा है कि अब सब ने कसम खा ली है कि अब जो हम करवा रहे थे 2014 से अब तक पूरे देश भर में दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान, जहर, नफरत, मॉब लिंचिंग, लैंड जिहाद, फलाना जिहाद, अब इसके मास्टर हम हैं, तो अब हमें सामने आना पड़ेगा। अब सीएम हो, हमारे गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राजा हो, उसके तमाम मंत्री हो, खुलकर सामने आ गए हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ भी सीधा सीधा मुस्लिम विरोधी बयान दे रहे हैं, खुलकर। मैं खुद एक्सप्लेन नहीं करूंगा, हिंदी का बयान है, खुद सुनिए। ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। कांग्रेस और सपा का गठबंधन दो काम करने के लिए आया है। एक, उसने अपने मैनिफेस्टो में क्या कहा है? कांग्रेस कहती है सत्ता में आएंगे तो मुसलमानों को पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के आरक्षण में से हिस्सा काट करके मुसलमानों को देंगे। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान का पान है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि देश के अंदर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस जानबूझ करके देश का इस्लामीकरण करने की नियत से देश के अंदर तालिबानी शासन की व्यवस्था लागू करने की दिशा से देश को फिर से विभाजन की ओर धकेलने का कुत्सित प्रयास कर रही है। बहनों और भाइयों, एक तरफ यह आपके आरक्षण पर सेंध लगाने का काम कांग्रेस और सपा के लोग करेंगे, और दूसरी तरफ ये क्या कहते हैं अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुरूप खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा भोजन है अल्पसंख्यकों का जो बहुसंख्यकों से इतर हो, और जो बहुसंख्यक समाज जिसको पसंद नहीं करता है, वह तो एक ही भोजन है, और वह है मुसलमान गौमांस खाता है, हिंदू गौमांस से विरोध करता है, परहेज करता है, कहता है हम नहीं खाएंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर गौ हत्या पे प्रतिबंध है। क्या आप कांग्रेस और सपा की साजिश में आएंगे क्या गौ हत्या करने देंगे क्या गौ कसी करने देंगे क्या? इसका मतलब यह है कि कांग्रेस और सपा को दिया जाने वाला कोई भी वोट बीजेपी पार्टी एक गुंडा पार्टी के अलावा दूसरी कोई पार्टी नहीं है। सबूत इनके नेता खुद देते रहते हैं। मध्य प्रदेश में रात के 10 बज चुके थे, जिसके बाद चुनावी प्रक्रिया नहीं हो सकती थी, रैलियां नहीं हो सकती थी, लेकिन पूर्व नेता मामा शिवराज सिंह चौहान भाषणबाजी कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोका तो स्टेज पर मौजूद दूसरे बीजेपी नेता ने पुलिस को ही कह दिया, जूता मारने की बात कही और कहा ऐसी जगह फिकवाऊंगा। अरे मेरे दोस्त, बीजेपी तो कहीं भी फिकवाने को कह दिया, बहुत बड़ी बात नहीं कही है। बीजेपी के नेता भाई, वो तो यूं कहते गोली मरवा दूंगा यहीं तुझे। देखिए जरा सुनो, ऐसी जगह फिकवाऊंगा। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं, आप सबसे प्रार्थना करने आया हूं कि एक वोट भी बिना डले नहीं। बताइए, ये है भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूरा गुंडा मिजाज। दूसरी तरफ एक लॉबी, एक इनकी आईटी सेल की सेना है जो सिर्फ मुसलमान विरोधी कंटेंट को कवर करती है, मुसलमानों के खिलाफ षड्यंत्र रचती है, पूरे देश का माहौल खराब करती है। उसमें सबसे टॉप पर है ओपी इंडिया, जो कि बीजेपी, आरएसएस और हिंदू संगठन की फंडिंग से चलता है, और हर कंटेंट
हर पोस्ट मुस्लिम विरोधी होता है। इनका कोई भी खबर, कोई भी पोस्ट देखिए मुसलमान विरोधी होगा। अब ये पढ़े लिखे मुसलमानों की नौकरी तो दे नहीं सकते, अब ये नौकरी तक छीन रहे हैं। उसके लिए इन्होंने एक प्रोसेस बनाया हुआ है, देख लीजिए। द वायर के सोर्स से बता रहा हूँ, मुंबई में एक स्कूल की मुस्लिम जो प्रिंसिपल हैं, प्रिंसिपल प्रवीण शेख, उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है क्योंकि ओपी इंडिया ने इनको टारगेट किया। टारगेट करने का बड़ा सिंपल तरीका था। इजराइल फिलिस्तीन की जंग चल रही है, फिलिस्तीन के समर्थन वाले ट्वीट इन्होंने लाइक किए थे, सिर्फ लाइक किए थे। क्या लाइक किए थे, कुछ पोस्ट नहीं किया था। फिलिस्तीन गाजा के समर्थन में इन्होंने कुछ पोस्ट लाइक करे थे, कुछ मोदी जी के झूठ थे, बीजेपी की आईटी सेल के झूठ थे जिसमें बीजेपी नंगी हो रही थी। ऐसे ट्वीट्स को इन्होंने एंटी बीजेपी ट्वीट्स को लाइक किया था। उस आधार पर खबर ओपी इंडिया ने छापी, जिसके बाद मुंबई में माहौल बना, हिंदू संगठनों को प्रोजेक्ट दिख गया और तुरंत मांग करना शुरू कर दी कि इस महिला से इस्तीफा लिया जाए। ये देश का माहौल है। अब दिक्कत ये सारी है कि जो मुसलमान बड़े बड़े लीडर बनते हैं वो प्रवीण शेख जैसी महिलाओं के लिए सामने नहीं आएंगे। प्रवीण शेख जैसी सिर्फ एक महिला नहीं है, और सिर्फ महिला नहीं, दूसरे मर्द भी हैं, मुसलमान भी हैं, जिनकी नौकरी अब इसी तरह से छीनी जाएगी। अगर ओपी इंडिया और हिंदू संगठन प्रवीण शेख की नौकरी छीनने में कामयाब हुए तो एक ये नया रास्ता मिल जाएगा। इसी तरह से मुसलमान नौकरी करने वाले, अच्छे पदों पर रहने वाले लोगों से नौकरियां अब छीनना शुरू हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, आएगा तो मोदी ही। इन तमाम चीज़ों के बाद मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि भाई साहब चुनाव आयोग मोदी जी की जेब में है। जिस इलाके में सिर्फ 90 वोट डलने थे, 90 मतदाता थे, वहां पर वोट 171 से ऊपर पड़ गया। दोस्तों रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। कोई भी फर्जी खबर गोदी मीडिया जैसी नहीं है। दोस्तों सोच के देखिए, असम के दीमा हसाओ जिले में एक बूथ पर सिर्फ 90 मतदाता थे, लेकिन ईवीएम में वोट 171 पड़ गए। चुनाव आयोग के 5 अफसर सस्पेंड हुए। वो भी सस्पेंड इसलिए हो गए क्योंकि ये खुला खुला था। जिस इलाके में सिर्फ 90 वोटर्स थे, वहां 2 गुना 171 वोट भी पड़ गए ईवीएम के जरिए। तो ऐसे में चुनाव आयोग के लोगों को सस्पेंड होना ही था। लेकिन अभी भी कोई सवाल ये नहीं कर रहा है कि चुनाव आयोग के अधिकारी तो छोड़िए, ये मशीन किस तरह से काम कर रही है। मशीन में ऐसा कौन सा फॉर्मेट डाला गया है, कौन सी गड़बड़ी की गई है कि 171 वोट डाले जा रहे हैं, जहाँ 90 वोट। सोचिए, जहाँ 90 के 171 होते हैं, वहाँ अब देश में क्या होगा। 10 हिंदू वोट डालेंगे और दिखेंगे 40, 5 मुसलमान वोट डालेंगे दिखेंगे 0। क्रोनोलॉजी आपके समझ में नहीं आ रही है, लेकिन देश इस क्रोनोलॉजी की वजह से बर्बाद हो रहा है। इस्लामोफोबिया की आग में पूरा देश चल रहा है। बदरुद्दीन ने अभी कुछ दिन पहले कहा था कि अगर मैं जीता तो मदरसे नए बनवाऊंगा, 700 मदरसे बनवाऊंगा। अब जिस इंसान ने मदरसे को बंद करना ही अपनी ज़िंदगी का मकसद समझा हुआ है, उस नेता के बारे में आप जानते हैं, नाम है उसका हेमंत बिस्वा शर्मा। उन्होंने कहा कि बदरुद्दीन को मदरसे बनाने के लिए एक नहीं बल्कि 4 जन्म लेने पड़ेंगे। रिपोर्ट आपके सामने है, पूरा बयान। बदरुद्दीन अजमल का सरकारी मदरसों का ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, वह 4 बार जन्म लेंगे तब भी पूरा नहीं होगा। दोस्तों कल आपने देखा कि एक दलित व्यक्ति को किस तरह से यूपी के प्रशासनिक अधिकारी द्वारा लताड़ कर निकाला गया, और दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य, तस्वीर आपके सामने, के लाइव स्पीच के दौरान उनके ऊपर जूते चप्पल फेंकवाए गए। ये काम बेरोजगारों से करवाने वाली कौन सी पार्टी है, कौन सा राजा है, आपको अच्छे से मालूम है। सोचने वाली बात है, यूपी के कौशाम्बी में दलित निर्दलीय उम्मीदवार छेदू को धक्के मारे गए। आज आगरा में स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंका गया। ये यूपी में चल क्या रहा है, पूरे देशवासियों को समझ में आ रहा है। आंकड़ों में, टीवी पर, अखबारों में ये दिखाया जा रहा है कि गोदी मीडिया बेहतरीन काम कर रहा है।
मोदी जी गोदी मीडिया की तारीफ करते हैं, गोदी मीडिया मोदी की तारीफ करता है, घर की बात चल रही है भाई साहब। लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। यूपी के देवरिया में अंजना ओम मोदी जब पहुंची तो वहां की जनता ने आईना दिखा दिया। देश में दंगा कराने की एक लॉबी लगातार कोशिश कर रही है। प्रोजेक्ट दिया हुआ है, एक को प्रोजेक्ट दिया हुआ है। देखो, विपक्ष के नेता पार्टी खड़े होकर स्पीच दे रहे हो तो तुम जूता मारना। और सुनो, इधर आओ, तुम ध्यान देना, तुम अफसर हो, कोई भी निर्दलीय नेता आए, विपक्ष का नेता हो, कुछ भी हरकत कर रहा हो, अपनी पावर का इस्तेमाल करो, जलील करो साले को। और सुनो, तुम क्या कार्यकर्ता हो? हाँ सुनो, तुम्हारा काम ये है, देश भर में लव जिहाद, गाय जिहाद, हवा जिहाद, पानी जिहाद, कीचड़ जिहाद, वोट जिहाद मैं देख लूँगा, बोल दूँगा स्पीच में। और तुम देश में दंगा कराने की, फर्जी न्यूज़ फैला के देश में दंगा कराने की कोशिश करो, हिंदुओं को भड़काओ। तो ऐसे ग्रुप बनाए हुए हैं एक ख़ास पार्टी ने। आपकी स्क्रीन पर देखिए, बजरंग दल ऑफिशियल लिखता है, जहां हिंदू विरोधी सरकार होता है, गौ माता को खुलेआम काटा जा रहा है और ये अधर्मी को सरकार कुछ नहीं करता है, क्योंकि ममता बनर्जी जैसा मुख्यमंत्री इनकी गोद में जाकर बैठ जाता है। यहां बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए बजरंग दल ने एक खतरनाक अफवाह फैलाई। इसी तरह से अब दोस्तों, इससे कितना खतरनाक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है आप सोच सकते हैं, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज तक ने गोदी मीडिया के ही डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नंगा कर दिया। ये देखिए, फैक्ट चेक किया है, काय का कटा सिर ले जा रहे लोगों का ये वीडियो पश्चिम बंगाल का नहीं बल्कि बांग्लादेश का है। बांग्लादेश का वीडियो उठाकर मोदी सरकार के और मोदी जी के भक्त फर्जी देश के अंदर खबर फैलाकर दंगा कराना चाहते हैं, ये सामने आ गई है। ये देखिए, अघोस्ट टीम नाम का एक पेज है, वो बांग्लादेश का है, उस पर यह वीडियो अपलोड किया गया था, जहां से हिंदू संगठनों ने वो वीडियो उठाया और उसको 10 जगह पोस्ट कर दिया। मोहम्मद रोमजान हुसैन मिथुन, ये ऑफिशियल वो यूज़र है जो प्रैंक और वीडियोस बनाता है यूट्यूब और फेसबुक पर, बांग्लादेश का कंटेंट क्रिएटर है। इसका वीडियो उठाकर, जिसमें गाय का सर, गाय नहीं बल्कि वो भैंस है, भैंस का सर जो है लेकर ये जा रहे हैं। तो किस तरह से देश के, हमारे भारत के माहौल को बिगाड़ने की लगातार कोशिश की जा रही है, ये बिल्कुल साफ है। ये तमाम चीज़ें तब होती हैं जब चुनाव सर पर होते हैं। मुसलमानों का तो अल्लाह ही मालिक है। न्यायपालिकाओं से भरोसा अब धीरे धीरे उठने लगा है, क्योंकि न्यायपालिका जिस तरह का आदेश दे देती हैं, उससे मुसलमानों के दिल हर दिन जख्मी हो रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर गोली चलाने वाले सचिन शर्मा और शुभम गुजर को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दे दी। सोच के देखिए अब क्या होगा। बीजेपी उन गोलीबाजों को, गोली चलाने वाले लोगों को वोट के लिए, चुनाव के लिए खड़ा भी कर देगी।
उनको माला पहनाकर आरती उतारा जाएगा, उनका नाम इज्जत सम्मान होगा, उनको फ्लैट दे दिया जाएगा, महीने का खर्चा भी दिया जाएगा। यही इस बीजेपी सरकार की सच्चाई है। ओवैसी को गोली मारने की यानी जान लेने की कोशिश करने वालों को चुनाव से ठीक पहले चुनावी माहौल के दौरान आज़ाद कर दिया, बेल पर रिहा कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ज़ोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर दोस्तों दिल्ली से एक बड़ी खबर जिसकी वीडियो आप इंस्टाग्राम पे अक्सर देखा करते थे। वड़ा पाव गर्ल गिरफ्तार हो गई है। जी हाँ, वो भाई साहब उनका भी बहुत तगड़ा भौकाल चल रहा था। अच्छा, मैं अपना इसमें ओपिनियन भी दूंगा, देखिए बुरा मत मानिएगा। वड़ा पाव बेचती है, उसके वड़ा पाव में ऐसा क्या था कि लंबी कतार लगी हुई है। तो कई ऐसे भी वीडियोस आए जिसको देखकर लोग असहज हो गए कि यार वड़ा पाव बेच रही है, ठीक है। अब लोग लंबी लाइन में लगे हुए, बंदा आता है कहता है मैडम मुझे 6 वड़ा पाव कर दो। 6 नहीं दूंगी, ना 6 नहीं दूंगी भैया, 6 नहीं दूंगी, देखो टाइम नहीं है मेरे पास, 2 दूंगी। तो उससे आदमी भी यार, मतलब एक इंसान मोहब्बत में आया है कि भाई ये चलो, हाँ सही बात है, मोहब्बत में ही लोग पहुंच रहे थे। शादीशुदा लड़की है और वो क्योंकि लड़की है, ये पता नहीं क्या जात बनाई अल्लाह मियाँ ने। लड़की लिंग स्त्रीलिंग हो बस, उसके बाद जनता दीवानी है। वही बड़ा पाव उससे बेहतर क्वालिटी का कोई और बेच रहा है, और कोई और बेच रहा था पहले से भी और बेच रहे होंगे भी। उनके ठेले पर मक्खी बैठी है, ना आप जा रहे हैं ना हम, क्योंकि वहाँ पर एक चचा हैं, बूढ़े हैं, वो बेच रहे हैं, या कोई आदमी लौंडा बेच रहा है। यहाँ लड़की बेच रही है, देखने में अच्छी है, खूबसूरत है शादीशुदा, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, लंबी लाइन लगी हुई है। अब इसकी वजह से रोज़ वहाँ पर क्लैश ये हो रहा था। अरे भाई, दिल्ली एक एरिया बहुत सेंसिटिव है भाई, वहाँ पर जब थोड़ी भीड़ भाड़ होती है तो पुलिस चक्कर मारती है, भाई क्यों आए हो, क्यों खड़े हो। अब देख रहे हैं एक ठेले पर एक लंबी कतार लगी हुई है। अब उनको देखकर दूसरे ठेले वाले भी वहाँ लग गए, क्योंकि गरीब है ठेले वाला, वो सोच रहा है इसका बिक रहा है, इस भीड़ के चक्कर में हो सकता है ये भीड़ हमारे पास भी आ जाए, हमसे भी कुछ ले ले। इस चीज़ की वजह से दिल्ली पुलिस और उस वड़ा पाव गर्ल जिसका नाम चंद्रिका गेरा दीक्षित है, उसके बीच टकराव होने लगा। दिल्ली पुलिस बार बार समझाती थी कि भाई भीड़ इकट्ठा मत होने दो, या यहाँ ठेला मत लगाओ, आगे लगाओ, आगे लगाओ। और वहाँ के लोकल लोग जो भी थे वो भी ऑब्जेक्शन कर रहे थे। अब जो आसपास रहने वाले लोग होंगे उनको तो दिक्कत होगी, 24 घंटे वहाँ भीड़ लगी हुई है, हमेशा भीड़ लगी हुई है। अब हमारे घर के आगे हमेशा भीड़ लगी रहे, चे चे मैं कै पै पोपा पीवी चौचो चाची होते रहे, तो भाई एक टाइम पे आके इरिटेशन होगी ही। बहरहाल अब कानूनी प्रक्रिया इसमें क्या है, उनको एमसीडी से कोई लेटर लेना था, चंद्रिका गेड़ा को अप्रूवल लेना था, या अप्रूवल लेके वहाँ ठेला लगाना था, ऐसा कोई प्रोसेस है तो वो हमको नहीं मालूम। लेकिन अगर ऐसा प्रोसेस है फिर दूसरे गरीब ठेले वाले क्या करेंगे, जो दिन में सिर्फ 200-300 रुपये कमा पाते हैं। अब भाई वो कानून, कचहरी, कोर्ट, पुलिस का चक्कर तो नहीं लगा पाएंगे ना भाई। और अगर ठेला लगाने के लिए भी इतना बड़ा मसला है तो फिर सड़कों पे जो ठेला बेचारे गरीब लगा रहे हैं उनका क्या। यहाँ पर एक ये भी बात आ रही है कि अगर लड़की कामयाब हो रही है ठेला लगा के तो उसको भी गिराया जा रहा है। दोनों तरह की बात है। एक ग्रुप कह रहा है कि भाई वो लड़की गलत है क्योंकि ऐसा कुछ बेच नहीं रही है, बस अपने मतलब खूबसूरती की वजह से अच्छा बोल रही है और दिखती अच्छी है, इस वजह से वहाँ भीड़ लगी हुई है। और फिर उसका एटीट्यूड भी अलग लेवल का भाई साहब। तो एक ग्रुप ये कह रहा है, दूसरा ग्रुप ये भी कह रहा है, वही ग्रुप में ये लोग भी कह रहे हैं भाई भीड़ भाड़ की वजह से दिक्कत हो रही है लोकल लोगों को। दूसरा ग्रुप ये कह रहा है नहीं, महिला कामयाब हो रही है तो लोगों को चिढ़ हो रही है। अब आपका भी इसमें जो मतलब जो किरदार है, आप इस ग्रुप से हैं या उस ग्रुप से, वो कमेंट में बताइएगा। लेकिन दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, वीडियो आपके सामने। बड़ी मशक्क़त के बाद दिल्ली पुलिस ने चंद्रिका गेड़ा जी को गिरफ्तार कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि कानूनी प्रक्रिया होगी और इतना ज़्यादा सख्ती नहीं की जाएगी, समझा बुझा कर छोड़ दिया जाएगा और चंद्रिका गेड़ा जी भी अब कानून के ही रास्ते से पूरी प्रक्रिया को फॉलो करें और उसके बाद काम पर लौटें। मैं यही कहूँगा, कामयाब सब हो, हमारा मुल्क कामयाब हो, मुल्क का हर एक इंसान कामयाब हो, कोई काम छोटा नहीं होता।
लेकिन मैं ये भी आप लोगों से कहूँगा कि अगर चंद्रिका गेड़ा आपको इतनी पसंद आ रही हैं तो दूसरे लोग भी हैं, दूसरी महिलाएं भी हैं, उनको भी आप ज़रा मोहब्बत दिखाइए, दूसरे गरीब लोगों से भी वड़ा पाव खरीदिए। ऐसा नहीं है कि एक ही ठेले पर आपको अच्छा मिल रहा है। बहरहाल आगे चलते हैं। कई सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो मुसलमानों के द्वारा किए जाते हैं तो उसको हाईलाइट बनाकर और पूरे इस्लाम को निशाना बनाकर पेश किया जाता है। वहीं आपको बता दूं, ऐसा ही क्राइम अगर बहुसंख्यक समाज में हो तो हिंदू संगठन के मुंह में न माइक जाता है, न ज़बान हिलती है, बल्कि गधे का गू फंस जाता है और बोल नहीं पाते। अगर बोल रहे हो तो दोनों तरफ से बोलो, दोनों तरह की बोलो। पूरे समाज में जो गंदगी चल रही है उसके खिलाफ बोलो। फरीदाबाद का एक मामला, 5-6 साल से लिव इन रिलेशनशिप में, शादी के बिना लड़का लड़की प्यार मोहब्बत में एक ही घर में लिव इन में रह रहे थे। लड़के का नाम दीपक और लड़की का नाम रेनू था। कई साल से रिलेशनशिप में थे। लड़की लखपति थी। 30 लाख की लालच में बॉयफ्रेंड ने, दीपक ने रेनू का कत्ल कर दिया। मामला कुछ इस प्रकार है कि दोनों शादी भी करने वाले थे, दीपक और रेनू शादी करने वाले थे। ऐसे में लड़की ने बता दिया कि शादी के लिए मेरे घर वालों ने 30 लाख रुपए मेरे अकाउंट में डाल दिया है, शॉपिंग वॉपिंग, घर लेना, मतलब कुछ भी। तो जब ये 30 लाख की भनक दीपक को चली, दीपक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर प्लान किया और उसके पैसे हड़पने के लिए अपनी गर्लफ्रेंड का कत्ल कर दिया। बड़ी मोहब्बत और सुलझी हुई ज़बान और बड़े ही तमीज़ के दायरे में मैं पूछना चाहूँगा कि ज़रा सोचिए, खामोशी इस पर क्यों है? इतनी बड़ी खबर पर खामोशी क्यों है? देखिए, पुलिस ने खुलासा कर लिया है, कातिलों को गिरफ्तार कर लिया है, लाश को बरामद कर लिया है, लेकिन कोई भी पत्रकार, गोदी मीडिया का एंकर इसको कवर नहीं कर रहा है। अभी तक इस पर खामोशी क्यों है? पकड़ा ऐसे गया क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग, गूगल पे, यूपीआई आईडी पासवर्ड सब बॉयफ्रेंड को मालूम था। लड़के ने वो पैसे उस अकाउंट से, लड़की के अकाउंट से कत्ल करने के बाद अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिए थे। इससे वो पकड़ा गया। लेकिन खामोशी है, गोदी मीडिया खामोश है, मोदी जी के नेता खामोश हैं, हिंदू संगठन खामोश है। अगर यही कातिल दीपक की जगह दानिश होता, दिमाग में एकदम कहानी पलट गई ना, ऑटोमेटिकली मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। आप खुद समझ गए कि उस वक्त कहानी कुछ और होती। अगर दीपक की जगह अगर दानिश होता तो क्या होता। उधर हमारे देश में खाकी वर्दी वालों का तो अलग लेवल का गुंडागर्दी चल रहा है, अलग लेवल, एक्सट्रीम। जिसके यहाँ सितारे लगे हैं ठीक से बात नहीं करेगा आपसे। किसी भी थाने में चले जाइए, 10 में से 9 अफसर, 9 अधिकारी, हवलदार, ये बीट वाले आपको ऐसे मिलेंगे, सीधी ज़बान से बात ही नहीं करेंगे। अब एक ऐसा मामला है जिसमें हाईकोर्ट ने बड़ा अहम कदम उठाया है। पता है क्या हुआ यूपी में? यूपी में MBA पास एक छात्र से रायबरेली के SP अग्रवाल ने टैक्सी मांगी कि ला टैक्सी दे, मुझे कहीं जाना है, कुछ भी, मतलब फ्री में, फोकट में मांगी थी। अब उस पढ़े लिखे नौजवान ने मना कर दिया कि मैं टैक्सी क्यों दूँ भाई, आपको फ्री में क्यों दूँ, किराया देना पड़ेगा आपको, यही बात रही होगी। लेकिन ये इनकार खाकी वर्दी को पसंद थोड़ी ना है। उसके बाद अग्रवाल SP साहब ने उस नौजवान को फर्जी चोरी के मुकदमे में फंसा दिया। अखबार की कटिंग आपके सामने है ताकि दिल को सुकून मिले कि रजा भाई सबूत के साथ दे रहे हैं। टैक्सी देने से मना करने पर चोरी के फर्जी केस में गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर SP रायबरेली पर लगाया आरोप। हाई कोर्ट ने DGP को आदेश दिया कि SIT गठित करें और जांच करें। दोस्तों, लड़के की मां ने ये जो याचिका लगाई थी हाई कोर्ट में, जिसके बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। उम्मीद है कि लड़के को न्याय मिलेगा। SIT को 2 महीने का टाइम दिया गया है कि आप 2 महीने बाद जांच की रिपोर्ट पेश करें। तो दोस्तों, डर की बात यह है कि खाकी वर्दी फर्जी केस में यूं ही फंसा देती है। और अक्सर हम देखते हैं कि पुलिस वाले धमकी भी देते हैं, हाँ ज़्यादा मत चलिए, ऐसा अंदर करूँगा बाहर ना पाएगा। ये सब क्या है, क्यों है? हजरात मोहतरम, भारत के प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले और आगे भी कहेंगे, हर जगह कहते फिर रहे हैं, मोदी का डंका, भारत का डंका अमेरिका में बज रहा है, यूरोप में बज रहा है, लंदन में बज रहा है। अरे बज रहा है कि नहीं बज,
बोलो बज रहा है, बहुत जबरदस्त बज रहा है। बाइडेन ने भारत को पता है क्या कहा है? जेनोफोबिक। जी हाँ, सोर्स आपके सामने। अभी आपको झटका नहीं लगा, लेकिन मैं झटका आपको देने वाला हूं जब आपको समझाऊंगा कि जेनोफोबिक होता क्या है। बाइडेन ने भारत को जेनोफोबिक कहा है। जेनोफोबिक का मतलब ये होता है कि विदेशी लोगों को नापसंद करने वाला, दूसरे देश को हिकारत से देखने वाला, दूसरे विदेशी लोगों को नफरत और बुग़्ज़ की नज़र से देखने वाला। ये इल्ज़ाम मोदी जी पर नहीं, हमारे प्यारे भारत पर लगा है। वजह कौन है, कौन सी पार्टी है, कौन से संगठन है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मोदी जी के उन चमन चौरसियों में दम हो, वो हिंदू संगठन जो आरती उतारते हैं अमेरिका की, अब अपनी मिसाइल दाग कर दिखाएं। अब मिसाइल दागो अमेरिका पे, करो अमेरिका का विरोध। है अगर दम तो अमेरिका की एम्बेसी के बाहर जाकर करो नारेबाजी। ना ना ना, तुम्हारे बस की ही नहीं है। अमेरिका भारत को सीधा जलील कर रहा है और अब इनकी देशभक्ति गधे के पिछवाड़े में चली जाएगी। मेरे दोस्तों, एक महिला ने लल्लन टॉप पर, जो एक टाइम पे अधिकारी रह चुकी थी, उन्होंने पोल खोल दी कि बीजेपी को फर्जी वोट मिल रहे थे। हज़रत मोहतरम लड़की, वो महिला बताती है कि वोट डाल रहे थे किसी को, बीजेपी को जा रहा था। वो बयान ये है, देखिए ये वीडियो। और इस बात के लिए मैं भी कहूँगी मशीनों में गड़बड़ है। फिर से बोलिए। मशीनों में तो गड़बड़ है, क्योंकि मैं एक BLO हूँ। BLO है? हाँ, मैं BLO हूँ और मैंने इससे पहले चुनाव में वहाँ ड्यूटी थी, मैं बैकुंठी देवी में BLO थी। वहाँ बाकायदा मशीन पकड़ी गई थी। जो लोग वोट डाल रहे थे वो सारा वोट बीजेपी पे जा रहा था, धड़क्के से, एक बार नहीं, पूरा धड़क्के से जा रहा था। वो बैकुंठी में मशीन पकड़ी गई और तुम्हारी बाबा जम्मालाल में, दोनों जगह मशीन पकड़ी गई, जो पूरा वोट बीजेपी में जा रहा था। वो मशीन सील हुई, फिर दूसरी मशीन आई, तब वोट पड़े थे। अगर यही वोट बैलेट पेपर से पड़े जाएं, कोई दिक्कत न होगी। अगर पेपर, ये मशीन की जगह वोट ना पड़े, बैलेट पेपर से पड़े। अगर देखो, एक बार मेरी भी ड्यूटी लगी थी इलेक्शन में, जब हम लोगों के वोट पड़े बैलेट पेपर से, जो अधिकारियों के, तो उस समय जब वोट निकले तो सारे वोट सपा और बसपा के वोट निकले, बीजेपी का कोई वोट नहीं था। जब मशीन से वोट पड़े वो सारे बीजेपी में गए। आपके सामने हुआ था ये? अरे मैं बैलेट पेपर जब पूरे निकले थे वहाँ पे, और जब हमने ड्यूटी पड़ी उसमें सारे बीजेपी में जा रहे थे। जब आपकी ड्यूटी थी? जी हाँ, मेरी ड्यूटी थी अकोला में। फिर वो मशीन हम लोगों ने चेंज की, जब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, मशीन दूसरी आई, तब वोट। तो ये मशीन क्यों, जब अमेरिका वालों ने बनाई, अमेरिका में बंद हो गई, यहाँ क्यों नहीं बंद हो रही है? जब अमेरिका वाला बैलेट पेपर से पढ़वा रहा है तो यहाँ क्यों नहीं बंद, यहाँ भी बंद करवाओ। जब चुनाव आयोग ने कहा, चुनाव आयोग ने कहा कि ये हजरात, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव के लिए अलग अलग स्टेट में घूम चुके हैं, हर जगह जा चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, आपकी स्क्रीन पर इस ग्राफिक्स से समझ लीजिए, सोशल मीडिया पर यह ग्राफिक्स वायरल है। 226 मौतें हो चुकी हैं अपने मणिपुर में, 1,500 लोग घायल हैं, 60,000 लोग डिस्प्लेस हैं, 22 लापता हैं। एक साल में ये सारा कांड हो चुका है। मोदी जी 160 लोकेशंस में जाकर घूम चुके हैं, चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लेकिन अभी तक मणिपुर पे नहीं गए। मणिपुर पे ना कोई जिक्र किया, ना मणिपुर वो गए। मणिपुर को तो ऐसे बीजेपी किनारे कर चुकी है जैसे मणिपुर भारत का हिस्सा ही नहीं है। लेकिन भारतवासियों को, हमारे हिंदू भाइयों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। काश समझ में आ जाए। देश का हाल बहुत बुरा है। ये मोदी जी का काल है, ये रामराज है जो फर्जी पूरी तरह से राज है। यहाँ झूठ राज कर रहा है, सच्चाई का गला घोटा जा रहा है, न्याय मिटाया जा रहा है, कातिल हैवान घूम रहे हैं। इस रिपोर्ट पर अपनी दिल की राय ज़रूर लिखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा। जय हिंद।